नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी राम राम सा। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल को पढ़ चुके थे। और हमने राजस्थान को अब तक हमें जो पढ़ा उसके अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला जो भौतिक प्रदेश था जिसे पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। दूसरा हमारा जो भौतिक प्रदेश था राजस्थान का वो अरावली प्रदेश। फिर हमारा आता है दक्षिण पूर्व का मैदान, दक्षिण पूर्व मैदान। और फिर आता है दक्षिण पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार। इसे दक्षिण पूर्व का पठार, इसे पूर्व का मैदान कह सकते हैं। अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके थे, 2 से 3 वीडियो हम डाल चुके हैं। पश्चिमी मरुस्थल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है, वो अरावली। और अरावली के भी 2 से 3 वीडियो आएंगे और बड़े विस्तृत तरीके से ये हमारे राजस्थान की भौतिक प्रदेशों की या राजस्थान जीके की, राजस्थान भूगोल की वो क्लास है जिसके अंदर मानचित्रों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है और रटाफिकेशन छुड़वाया जाता है। तोता मैना की तरह न रट करके हम इसे बड़े कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। देखो, जब राजस्थान की उत्पत्ति हुई तो हमने ये पढ़ा कि वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में थी। हमने ये अध्ययन किया कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप था, एक पूरे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उसे वेगनर ने कहा कि पेंजिया था। ये इसे पेंजिया नाम दिया था वेगनर ने। इसके चारों ओर जल था जिसे पैंथालासा सागर कहा गया। कालांतर में पेंजिया टूटा और जब पेंजिया टूटा तो ये 2 भागों में बंटा। उत्तरी भाग था जिसे वेगनर महोदय ने अंगारा लैंड का, अंगारा लैंड, ये हम पहले अध्ययन कर चुके थे, अंगारा लैंड। इसे लोरेंसिया भी कहते हैं, इसे लोरेंसिया भी कहते हैं। और ये टूटने का कार्य है प्री कैम्ब्रियन काल के लगभग माना जाता है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पे जो महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण माना जाता है। तो महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण यानी महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, हम वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को ले रहे थे। तो उसमें अंगारा लैंड और लोरेंसिया, और जो दक्षिण का भाग था वो भाग गोंडवाना लैंड था। और हमारा जो अरावली पर्वतमाला है यानी पृथ्वी पे महाद्वीप बने उनमें सबसे भूगर्भिक काल की दृष्टि से यानी सबसे पुराना है गोंडवाना लैंड। और राजस्थान का सबसे पुराना भूखंड, राजस्थान पे 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। और राजस्थान को जब भूखंडों की बात आ जाए काल की दृष्टि से, तो भूगर्भिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड है वो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भूखंडों में सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है वो है। और ये इसी गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का भाग है। और अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। और प्री कैम्ब्रियन काल यानी 65 करोड़ वर्ष पहले अरावली का निर्माण हुआ। 65 करोड़ वर्ष पहले। ये हमने ये भी बताया कि अरावली सबसे पहले बनी, उसके बाद में दक्षिण पूर्व का पठार बना, उसके बाद में पूर्व का मैदान बना, और चौथे स्थान पे सबसे नवीन स्थल है राजस्थान का, वो है पश्चिमी मरुस्थल। तो राजस्थान का सबसे नवीन स्थल भूखंडों में वो नवीन स्थल है वो है पश्चिमी मरुस्थल। ग्रेट इंडियन जो डेजर्ट है उसका पार्ट जो राजस्थान में है थार के मरुस्थल का, वो राजस्थान का सबसे नवीन मरुस्थल है। और ये ज्यादातर प्राकृतिक कारणों के बजाय मानवीय कारणों से नवीन मरुस्थल बना है। और ये विश्व के सबसे नवीन मरुस्थलों में से एक है। ये हम मरुस्थल के बारे में पढ़े थे। अरावली पर्वतमाला की जब बात आ जाए तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में 65 करोड़ वर्ष पहले मानी गई है। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड माना जाता है, राजस्थान का सबसे पुराना भूखंड माना जाता है।
राजस्थान के भूखंडों में, राजस्थान की छोड़ो, विश्व के सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक माना जाता है अरावली पर्वतमाला। ये विश्व के प्राचीन भूखंडों में से एक है अरावली, और ये प्री कैम्ब्रियन काल में आज से 65 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये इस प्रकार हमारी जो अरावली है, विश्व में गिने चुने जो पर्वतमाला है, उन जो उत्पत्ति हुई उन विश्व के प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है अरावली। हम जब तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये फ्लोरिडा का भाग है, ये अमेरिका का भाग है, और ये सेंट लॉरेंस का है, ये इस प्रकार ग्रेट लेक्स है, और फिर यह कनाडा का भाग है। ये जो उत्तरी अमेरिका का यूएस है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हमें क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। समझ रहे हो ना। तो उत्तरी अमेरिका में, विश्व में 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका में एक पर्वतमाला जो हमारी अरावली पर्वतमाला के समकालीन बनी, उसका निर्माण भी गोंडवानालैंड काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, अरावली के एक ही काल में उसका निर्माण हुआ। और जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में अरावली पर्वतमाला की भांति ये भी ऐसे फैली हुई है। जब ये दिशा की बात की जाए तो ये नॉर्थ दिशा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ये ऐसे फैली है। इसका मतलब ये उत्तर पूर्व से कैसे फैली है, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली है, दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली है। जैसी हमारी अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है, हमारे अरावली की दिशा भी उत्तर पूर्व से मान लो किधर फैली है, दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली है, दक्षिणी पश्चिम की तरफ फैली है। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है, अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला। और अपलेशियन पर्वतमाला भी अरावली के उसी वर्ष में उसका निर्माण हुआ, जिस वर्ष राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है और आड़ा पर्वत है। वैसे ही अपलेशियन पर्वतमाला भी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली है। अपलेशियन पर्वतमाला के पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। न्यूयॉर्क शहर है, वाशिंगटन डीसी है, वो इसी अपलेशियन पर्वतमाला के उत्तरी छोर पर बसे हुए हैं। वाशिंगटन डीसी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, और न्यूयॉर्क शहर इसी अपलेशियन पर्वतमाला पे फैले हुए हैं। इसी अपलेशियन पर्वतमाला के पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, और जो अपन पश्चिम की तरफ जाएंगे जनसंख्या विरल होती जाएगी, कैलिफोर्निया को छोड़ करके। ऐसे ही पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या विरल है और पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनी है, जनसंख्या अधिक है। और अरावली पर्वतमाला के उत्तरी छोर पर, जहां ये दिल्ली तक चली गई है, और उत्तरी छोर पर पे हमारा दिल्ली बसा हुआ है, और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन वो इसी अरावली पर्वतमाला की रायसीना हिल पर बसा हुआ है, रायसीना हिल पर बसा हुआ है। जिस प्रकार अमेरिका के वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, ऐसा ही हमारे भारत की राजधानी, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली रायसीना हिल पर बसा हुआ है। रायसीना हिल पे जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे पुराने हमारे आजादी से पहले जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, और वायसराय यहाँ गवर्नर भवन कहलाता था, तो वायसराय भवन कहलाता था, वो राष्ट्रपति भवन था, वायसराय भवन था। और इस वायसराय भवन में सबसे पहले जो व्यक्ति रहा था वो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था। और इस रायसीना हिल पे राष्ट्रपति भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम लुटियंस था, लुटियंस। इसे लुटियंस की दिल्ली कहते हैं। तो इस प्रकार दिल्ली से लगा करके
ये गुजरात के पालनपुर जिले तक एक दिशा में फैली हुई है और ये गुजरात के खेड़ बर्मा पालनपुर से लगा करके दिल्ली तक ये 692 किलोमीटर फैली हुई है। और ये भी यहां मैक्सिको की खाड़ी से लगा करके और वाशिंगटन डीसी से आगे ये कनाडा होते हुए आगे तक फैली हुई है। और अपलेशियन पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला का निर्माण का काल एक है। जिस प्रकार अपलेशियन पर्वतमाला में जो पदार्थ उस मूल पर्वतमाला में पाया जाता है वही मूल पदार्थ हमारे अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। इसलिए अरावली पर्वतमाला को अपलेशियन की बहन कहा जाता है। इसलिए अरावली पर्वतमाला को अपलेशियन की बहन कहा जाता है। और राजस्थान का अपलेशियन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। जो मूल रूप से अपलेशियन पर्वतमाला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब देखो अरावली के बारे में आगे और पढ़ते हैं कि अरावली क्या है। अरावली इस प्रकार फैली है और ये अरावली जो फैली है वो ये मूल इस प्रकार फैली है। ये इस प्रकार फैलने के कारण इसकी आकृति तानपुरे के समान है। इसे तानपुरे की आकृति कहा जाता है। राजस्थान में इसको स्थानीय भाषाओं में मेरू कहा जाता है। और यदि अपन उदयपुर से बढ़े, ये जैसा अपना राजस्थान है, और जब उदयपुर से इसे बढ़े, ये राजस्थान है, और ये गुजरात से इसकी सीमा पालनपुर से है। पालनपुर से ये दिल्ली तक ऐसे फैली है और राजस्थान में ये यहां आते आते छोड़ी है और यहां ये दिल्ली तक फैली है। दिल्ली में इसे दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रेंज हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, संसद जो करोल बाग, यहां ये कट्टी फट्टी पहाड़ियों के रूप में करोल बाग आदि, इसे दिल्ली रेंज कहते हैं। ये जो दिल्ली रेंज है ये दिल्ली सुपर ग्रुप का भाग है। दिल्ली सुपर ग्रुप का भाग है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, ये सारे जो जिस पदार्थ से बनी हुई है वो पदार्थ है क्वार्टजाइट पदार्थ। ये क्वार्टजाइट पदार्थ से बनी हुई है। और दक्षिणी अरावली जिस भाग से ज्यादा बनी है वो है ग्रेनाइट। यहां ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है, आर्कियन काल की चट्टानों में गिना जाता है। ये इस प्रकार इसकी स्थिति है तानपुरे के समान। और कहां से शुरू होती है? गुजरात के पालनपुर के खेड़ बर्मा से शुरू होती है। खेड़ बर्मा से लगा करके दिल्ली तक इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर मानी जाती है। तो अरावली 692 किलोमीटर लंबी है। ये पालनपुर खेड़ बर्मा से दिल्ली तक फैली है। लेकिन राजस्थान में ये सिरोही से प्रारंभ होती है। सिरोही से लगा करके ये अलवर है और झुंझुनू की खेतड़ी की पहाड़ियों तक है। ये झुंझुनू की खेतड़ी की पहाड़ियों तक है। और ये 550 किलोमीटर राजस्थान में फैली है। राजस्थान में कितनी फैली है? 550 किलोमीटर। जब ये तानपुरे के समान है, स्थानीय भाषा में इसे मेरू कहते हैं। विष्णु पुराण में इसे परिपत्र कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे परिपत्र कहा गया है। अबुल फजल मुगलों की सेना के साथ में उठा बैठा, मुगलों की सेना का एक अकबरनामा जब उन्होंने लिखा तो मुगलों की सेना का एक अच्छा नायक भी था अबुल फजल। तो अबुल फजल ने इसकी आकृति देख करके और राजस्थान में खूब भ्रमण किया उसने, तो इसने कहा कि ये एक उक्तंट जीव की भांति है। इसलिए उसने इसे उक्तंट की गर्दन का, उक्तंट की गर्दन का, ऊंट की गर्दन कह दो, उक्तंट की गर्दन की भांति ये एक फैला हुआ है। जब राजस्थान में सिरोही में आबू के कारण है उसे आबू गुलाब कहते हैं, यानी ये गुलाब की भांति फैला हुआ है। फिर जब हम उदयपुर में आते हैं तो उदयपुर में इसको विशेष तौर से आड़ावट्टा कहा जाता है। आड़ावट्टा कहा जाता है। और जब हम बूंदी में आगे बढ़ते हैं, बूंदी में ये आड़ी होने के कारण इसे आड़ावली कहा जाता है। आड़ावली कहा जाता है।
ज्यादातर इसे राजस्थान में आड़ा होने के कारण इसे अडावलो पर्वत कहा जाता है, अडावलो पर्वत कहा जाता है। स्थानीय भाषा में सर्वाधिक इसे मेरू ही कहते हैं। ये मेरू, मेरू यानी राजस्थानी भाषा में इसे मेरू कहा जाता है, तानपुरे के समान है। एम अलेक्जेंडर विलियम यूरोन नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अरावली पर्वतमाला को सबसे पहले इन्होंने इनके बारे में अध्ययन किया, जिन्हें हमें एम हेरोन कहते हैं। अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन कहा जाता है। एम हेरोन, इन महोदय ऐसे थे कि उन्होंने 1923 में राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक चट्टानों का सबसे पहले अध्ययन किया था। भूगर्भिक चट्टानों का सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के अध्यक्ष भी रहे थे। एम हेरोन ने राजस्थानी जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का भूगर्भिक दृष्टि से सबसे पहले चट्टानों का अध्ययन किया था, और उन्होंने अध्ययन करके ये बताया उत्तरी और मध्य अरावली में क्वार्टजाइट चट्टानों की अधिकता है और दक्षिणी अरावली के अंदर ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। इन्होंने इस अरावली की स्थिति बताई वो ये भूगर्भिक दृष्टि के बाद, जब भौगोलिक दृष्टि से जब अरावली की बात आती है तो हमारा राजस्थान का एक बार बना करके बता देता हूं। पूरा एकदम सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। देखो, अरावली मूल रूप से अरावली कहां से प्रारंभ होती है? जब अरावली की बात आ गई तो मूल रूप से ये कहां से प्रारंभ होती है? ये हम यदि इसको सांकेतिक रूप में इंडिया बता दें, ये हमारा इंडिया में अरावली यहाँ है, ये इस प्रकार गुजरात, और गुजरात से होते हुए ये इस प्रकार फैली है। यहाँ जो सागर है उसे कहते हैं अरब सागर, ये अरब सागर है, और ये इधर है वो पश्चिमी बंगाल के है, और बंगाल की खाड़ी क्या है? बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। ये मूल रूप से जब दिल्ली रेंज तक फैली है तो 692 किलोमीटर फैली है, और ये राजस्थान में 550 किलोमीटर फैली है। जो कुल अरावली का जो भाग है उसमें से 79.48 है, यानी लगभग 80% ये राजस्थान में फैली है। जब इसकी राजस्थान की स्थिति आ जाए तो ये राजस्थान में कितनी फैली है? 80% ये राजस्थान में फैली है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। कुल इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। ये दिल्ली रेंज से लगा करके हम पालनपुर तक की इसकी काउंटिंग करते हैं, और यदि इसकी मूल उत्पत्ति मानी जाए तो ये अरब सागर में भी मिलती है। अरब सागर में, भारत के केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में जो लक्षद्वीप पड़ता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में जो स्थिति बताई गई है कि हम 8 डिग्री चैनल द्वारा, इधर जो देश पड़ता है वो मालदीव है, और भारत का 8 डिग्री चैनल से आगे जो भाग पड़ता है वो एक द्वीप है अमिनी द्वीप कहा जाता है, और 9 डिग्री चैनल द्वारा ये हमारे लक्षद्वीप से अलग होता है, और भारत का अंतिम बिंदु है लक्षद्वीप में वो है अमिनी द्वीप। तो अमिनी द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, अरब सागर में अमिनी द्वीप से मानी जाती है। अमिनी द्वीप मालदीव देश से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा अलग होता है, उत्तरी अक्षांश द्वारा अलग होता है। अब 8 डिग्री चैनल से लगा करके जब ये अरब सागर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए अरब सागर, जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है अरब सागर को। अरावली की बहन कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला को। तो इस प्रकार ये राजस्थान में
जब इसकी कंटिन्यूटी बताई जाए तो ये गुजरात के खेड़ बर्मा पालनपुर से लगा करके दिल्ली रेंज तक फैली हुई है। इस प्रकार ये। अच्छा, अब आती है स्थिति कि ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। और जब हम अक्षांश की स्थिति पढ़ रहे थे तब हमें पता है कि राजस्थान है वो, जैसे हम बताएं कि ये है हमारा ग्लोब, ये आड़ी रेखा पृथ्वी के बीचों बीच, जिसे हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं। इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। बिल्कुल एकदम माइंडली एकदम फ्रैंक होकर के इसे याद करने की दृष्टि से पढ़ना है कि ग्लोब के मध्य कोई रेखा है और आड़ी रेखा है और वो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है। वो उस आड़ी रेखा को अक्षांश कहते हैं और पृथ्वी के मध्य होने के कारण उसे भूमध्य रेखा, उसे विषुवत रेखा और उसे 0 डिग्री के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो हम जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ, उत्तर की तरफ 90 डिग्री हो गया और दक्षिण की तरफ 90 डिग्री हो गया। हमें पता है कि राजस्थान 23 डिग्री 3 से प्रारंभ होता है और राजस्थान यहाँ 23 डिग्री 3 से प्रारंभ होता है और वो राजस्थान का 23 डिग्री 3 बांसवाड़ा से गुजरता है, बांसवाड़ा के, और वो भी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड से गुजरता है। फिर 23 के बाद में जैसे अपन करते हैं 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है। तो ऐसे ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के सिरोही के पास में 23 डिग्री 20 मिनट से अरावली शुरू हो जाती है और ये अरावली ऐसे, यदि इसका अक्षांश पूछ लिया जाए तो ये 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये जब खेतरी तक जब आएगी तब इसका अक्षांश हो जाएगा 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी अरावली 5 अक्षांशों में फैला हुआ है। ये 23 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है सिरोही के पास से, 23 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और ये झुंझुनू के पास 28 डिग्री और 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक समाप्त होता है। जब इसके देशांतर की बात आ जाए तो राजस्थान का पश्चिमी देशांतर जो हमारे जैसलमेर जिले से गुजरता है 69 डिग्री 30 से, 69 डिग्री 30 से जब प्रारंभ होता है तो 69 के बाद में 70, 71 और इस प्रकार ये राजस्थान के 72 डिग्री से, यानी 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है। जब देशांतरीय बात आ जाए तब, और ये इस प्रकार 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री तक, यानी 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 73, 74, 75, 76 और 77, ये 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है, यानी अरावली की स्थिति बता रहे हैं। राजस्थान की जब अक्षांशीय स्थिति आते हैं तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। और राजस्थान की जब देशांतरीय स्थिति आए तो 29 डिग्री 30 से राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान स्थित है। लेकिन राजस्थान का अरावली पर्वतमाला अक्षांशीय दृष्टि से 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 5 अक्षांशों में फैला है। जब राजस्थान का देशांतर की बात आ जाए तो ये सिरोही से जो झुंझुनू तक फैला है, इनके बीच में देशांतर पड़ता है, वो पड़ता है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक अरावली पर्वतमाला फैला हुआ है। और इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है
ये तानपुरे के समान है, ये राजस्थान में आडा है, इसलिए राजस्थान का ये एक जल विभाजक का कार्य करता है। जो भारतीय महान जल विभाजक रेखा है ये उसी का हिस्सा है। जब पोटवार बेसिन से दिल्ली रेंज से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर होते हुए ये एक जल विभाजक का कार्य करता है। यानी अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनती है, अफवाह तंत्र बनती है। इस प्रकार ये जल विभाजक का कार्य करने के साथ साथ ये जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जलवायु है वो एकदम शुष्क जलवायु है, एकदम शुष्क जलवायु है, जबकि इसके पूर्व में जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। इस प्रकार ये जल विभाजक रेखा के साथ साथ यानी जल बेसिनों को बांटने के साथ साथ ये जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला इसकी राजस्थान में जब स्थिति कही जाए तो ये सबसे ज्यादा चौड़ी है वो उदयपुर में कही जाती है, उदयपुर में सर्वाधिक का चौड़ी है। देखो बना करके बताते हैं, ये हमारा राजस्थान और इस राजस्थान के अंदर जब अरावली की बात आ जाए तो अरावली इस प्रकार है, ये इस प्रकार अरावली है। तो राजस्थान में ये उदयपुर में सर्वाधिक चौड़ी है, उदयपुर में सर्वाधिक चौड़ी है। अजमेर में ये सर्वाधिक संकड़ी है, अजमेर में ये सर्वाधिक संकड़ी है और यहां ये सर्वाधिक चौड़ी है। ये वापिस यहां आते वापिस चौड़ी हो जाती है। लेकिन जब चौड़ी की बात आ जाए तो ये अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चौड़ी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। सर्वाधिक ये उदयपुर में चौड़ी है। संकड़ी की जब बात आ जाए तो अजमेर, मध्य अरावली सर्वाधिक संकड़ा है, मध्य अरावली सर्वाधिक संकड़ा है और दक्षिणी अरावली सर्वाधिक चौड़ी है। जब ऊंचाई की बात भी आ जाए तो सर्वाधिक ऊंची दक्षिण पश्चिमी अरावली है, दक्षिण पश्चिमी अरावली सर्वाधिक ऊंची है। जब हम अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, सर्वाधिक ऊंची है एवरेज रूप में 1000 मीटर वो दक्षिणी अरावली है, 1000 मीटर दक्षिणी अरावली सर्वाधिक ऊंची अरावली में आते हैं। मध्य अरावली लगभग 700 मीटर एवरेज रूप में, 700 मीटर मध्य अरावली एवरेज रूप में ऊंची है और दक्षिण पूर्वी जो अरावली है उत्तरी अरावली वो 450 मीटर एवरेज रूप में ऊंची है, 450 मीटर एवरेज रूप में ऊंची है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अरावली की ऊंचाई औसत रूप से घटती जाती है। यदि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ले लिया जाए तो अरावली की ऊंचाई औसत रूप से बढ़ती जाती है और सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है वो 1722 मीटर गुरु शिखर है, गुरु शिखर 1722 मीटर सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। फिर हमें अरावली की अलग अलग चोटियों को भी बताएंगे कि उत्तर में कौन कौन सी चोटियां हैं, मध्य अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं और दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं। अब देखो ये सर्वाधिक अरावली राजस्थान में सर्वाधिक खनिज संसाधन रखती है, खनिज संसाधन रखती है, खनिज संसाधन रखती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% भाग पर फैली है लेकिन यहाँ 10% जनसंख्या रहती है। यानी सर्वाधिक कम जनसंख्या जिस क्षेत्रफल पर पाई जाती है वो अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्व के पठार में से सबसे कम जनसंख्या अरावली पर्वतमाला पर पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी है। अरावली पर्वतमाला वनस्पति की दृष्टि से राजस्थान में धनी है। अरावली पर्वतमाला आदिवासियों की शरण स्थली है, सर्वाधिक आदिवासी अरावली पर्वतमाला पर ही पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला आग्नेय चट्टानों के कारण धात्विक खनिजों में सबसे ज्यादा भंडार रखती है, सर्वाधिक धनी है। यहाँ आदिवासी रहते हैं
और यहाँ सर्वाधिक जो फसल बोई जाती है वो मक्का बोई जाती है, और मक्का के बाद में जो बोई जाती है वो ज्वार बोई जाती है। मक्का आदिवासियों का पसंदीदा भोजन है। मक्के की रोटी और कांदों का भात, जो प्याज की सब्जी होती है उसे वह कांदा कहते हैं, और कांदों का भात और मक्के की रोटी आदिवासियों का प्रसिद्ध भोजन है। आदिवासी मक्के की रोटी को बड़े कठोर रूप में सेक करके उसे अपने किसी अंगोसा या किसी गमछा जो उनके गले में लपेटा हुआ है उनके वो बांध करके अपने जब ऋतु प्रवास करते हैं, अपने चारागाह के खोज में जब अपने पशुओं को ले जाते हैं, तो वो दिन के समय और रात के समय जब इधर उधर डोलते रहते हैं, तो वो अपने रोटी का जुगाड़ इस प्रकार करते हैं कि प्याज को वो अपने प्याज और मक्के की रोटी को जो उसमें आर्द्रता कम होती है इसलिए वो जल्दी से खराब नहीं होती है मक्के की रोटी, जैसे बाजरी की रोटी होती है। इसलिए मक्के की रोटी और कांदों का भात आदिवासियों का पसंदीदा भोजन है, और ये अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक मक्का और ज्वार बोया जाता है। तो इस प्रकार इसकी जो जलवायु है, ये उत्तरी और मध्य अरावली की जो जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु है, उप आर्द्र जलवायु है। लेकिन दक्षिणी अरावली की जलवायु आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, क्योंकि सिरोही में सर्वाधिक का वो माउंट आबू पर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, इसलिए दक्षिणी अरावली आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आती है। जबकि मध्य और उत्तरी अरावली जो जलवायु में आती है वो आती है उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आती है। यहाँ की जो वनस्पति है वो देखो एकदम शुष्क है, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी पत्तियां साल में एक बार जरूर गिराते हैं, इसलिए शुष्क पर्णपाती वनस्पति के रूप में अरावली पर्वतमाला अपनी वनस्पति रखती है। जलवायु हो गई, यहाँ ये जो है वो 9% टोटल राजस्थान के भौतिक प्रदेश का 9% भाग है, लेकिन जनसंख्या 10% के आसपास पाई जाती है। अलग अलग नामों से हमने इसे पढ़ लिया। अब हम आगे वाले भाग में अरावली को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जो हम आगे हमारा जो भाग होगा अरावली के अध्ययन में, 4 भौतिक प्रदेशों में से हम अरावली भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जो अब हम इसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, इन 3 भागों को अलग अलग भागों में अरावली को बांट करके उनकी भूगर्भीय दृष्टि से, उनका काल और खनिज संसाधनों की दृष्टि से, उनकी चोटियों का नाम और कौन सा भाग इस अरावली का सबसे उच्च भाग है। जैसे ये अरावली सिरोही है, सिरोही का गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंचा है, यह अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। और यहाँ जो मध्य अरावली के अंदर जो अजमेर है, अजमेर के पास में पुष्कर स्थित है। पुष्कर, ये पुष्कर अरावली का सबसे निम्नतम भाग है। अरावली का सबसे निम्नतम भाग है वो पुष्कर है। तो इस प्रकार अरावली का सबसे निम्नतम भाग, सबसे नीचा भाग पुष्कर है, और अरावली का सबसे ऊंचा भाग है वो गुरु शिखर है 1722 मीटर। 1722 मीटर के ऊपर 5 मीटर का गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, इसलिए 1722 प्लस 5 यानी 1727 मीटर ऊंचा भाग पड़ता है। हालांकि जब गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाए तो 1722 मीटर ही होती है, लेकिन दत्तात्रेय के मंदिर समेत पूछी जाती है तो 1727 मीटर होती है। पुराने जो एग्जाम होते थे और BL भल्ला की ज्योग्राफी आती थी, उसमें ही हमें गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई मिलती थी। फिर तो अभी खूब सारी अध्ययन के बाद में अभी बाजारों के अंदर खूब सारी हमारी जो ज्योग्राफी की पासबुक हैं, ज्योग्राफी की गाइड है, ज्योग्राफी की बुक्स है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की सक्सेना की किताब है, उसमें खूब सारे चोटियों के नाम लिख रखे हैं और सक्सेना ही ऑथेंटिक मानी जाती है। ज्यादातर सक्सेना का उदाहरण देते हैं, लेकिन भल्ला में पहले 1727 मीटर ऊंचा माना गया क्वेश्चन आया है, लेकिन अभी हमें वर्तमान में गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 माननी है। 5 मीटर ऊपर जो गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है उसे मानना है। तो इस प्रकार
अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर, और अरावली का सबसे निम्नतम स्थान है, न्यूनतम स्थान है, वो हमारा पुष्कर अजमेर है। इस प्रकार हम अरावली को उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली का अध्ययन करके अलग अलग दृष्टि से अरावली को पढ़ेंगे कि इन्हें और किन किन नामों से पुकारा जाता है। जय हिंद, जय भारत।